नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज बात केजरीवाल के मुद्दे को लेकर के। केजरीवाल के मुद्दे पर तमाम सारी बातें हो चुकी हैं। मैं आपको उन सब पर नहीं लेकर के जाऊँगा कि शराब नीति में क्या हुआ, किस तरह से शराब नीति बनी, किस तरह से सत्येंद्र जैन फँसे, किस तरह से मनीष सिसोदिया फँसे, किस तरह से सांसद संजय सिंह फँसे और अब बारी अरविंद केजरीवाल की है। उन सब चीज़ों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है और हर एक पहलू से आप भली-भाँति अवगत हैं। आज मैं जिस पहलू पे आपसे बात करने जा रहा हूँ, उस पहलू को समझना पड़ेगा ध्यानपूर्वक कि इस मामले की गंभीरता क्या है? क्या केजरीवाल की राजनीतिक क्षमता है और क्यों राजनीतिक रूप से केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है? केजरीवाल में आखिर क्या चीज़ें हैं? क्यों केजरीवाल इस समय विवादों में घिरे हैं और केजरीवाल क्या इस समस्या से निपट पाएँगे कि नहीं निपट पाएँगे? 2024 के चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? नरेंद्र मोदी और केजरीवाल क्या दोनों एक ही मिट्टी के बने हैं? क्या दोनों में एक ही जिजीविषा है? क्या दोनों में संघर्ष करने की क्षमता एक जैसी है? क्या दोनों एक जैसे नेचर के हैं? इन तमाम सारे सवालों पर आज हम आपके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी, आपको याद करूं, जिस समय अगर हम इस बात को शुरू करें, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों के राजनीतिक सियासी जीवन के शुरुआत से हमें समझना पड़ेगा। दरअसल आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल का जन्म जब राजनीतिक रूप से होता है तो रिटायर्ड कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर, वो और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दोनों इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, आईआरएस हैं और दोनों वहां से छोड़ करके अब राजनीति कर रहे हैं। आईआरएस के पद को छोड़ने के बाद जब अन्ना हजारे ने दिल्ली में आंदोलन शुरू किया था लोकपाल के विधेयक को लेकर के, तब उस समय तमाम सारे नेता उनके साथ शिरकत कर रहे थे। किसी को नहीं मालूम था कि अन्ना हजारे के आंदोलन से एक राजनीतिक शक्ति उभरेगी और वो शक्ति ऐसी होगी कि पूरे देश में उसका नाम होगा और वो शक्ति बन के उभरेंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन से अपनी शक्ति को जगाया और आम आदमी पार्टी के रूप में उसका जन्म हुआ और आम आदमी पार्टी धीरे धीरे करते करते आज यहाँ तक पहुँच गई कि जो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती थी, आज वो भी उसके पीछे कतार में आकर खड़ी हो गई है। आप देखें कि आज पूरा का पूरा देश अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हो गया है। वो शक्तियां जो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं और अरविंद केजरीवाल का जो राजनीतिक करियर है वो मात्र 10 वर्षों का है। 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में अपने आप को उस मुकाम पर आज खड़ा कर लिया है जहां वो राजनीति के सिरमौर बन गए हैं और वो टकरा रहे हैं किससे? उस नेता से जो सत्तारूढ़ दल का, या यूँ कहें कि आज देश में सबसे शक्तिशाली भारतीय जनता पार्टी का नेता है। और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ने जाती है तो 400 सीटों पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारा देते हैं, उन सीटों पर कोई प्रत्याशी नहीं लड़ता है। उन सीटों पर, हर सीट पर लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ते हैं और कमल लड़ता है। ये बात खुद मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कई बार इस चीज़ को दोहराया है कि हर सीट पर कमल लड़ रहा है, हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। हर प्रत्याशी को आप नरेंद्र मोदी समझिए। तो आखिर राजनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल और मोदी दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इसका क्या परिणाम 2024 में होगा, ये समझने से पहले हमने बताया कि शुरू से समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा, उस समय से जब गुजरात में दंगे फैले हुए थे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इन दंगों के बाद कोई सियासत को संभाल सकेगा और वहाँ जो समुदाय था उसको उन्होंने किनारे किया, दंगों से पूर्ण रूप से गुजरात को निजात दिलाई और गुजरात में जिस तरह का मॉडल पेश किया और राजनीतिक रूप से जिस तरह की शैली नरेंद्र मोदी ने अपनाई, उसके बाद नरेंद्र मोदी के जाने के बाद से आज 25-27 साल वहाँ मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान वहाँ पर कोई उनका जवाब नहीं बन सका और आज भी गुजरात में नरेंद्र मोदी का शासन है। आज भी देश में कहा जाता है कि गुजरात मॉडल, यानी कि नरेंद्र मोदी का मॉडल। और जब वो राजनीतिक रूप से देश की राजनीति में आए तो उन्होंने तमाम झंझावातों को पीछे करते हुए जब बनारस में उतरे तो उन्होंने यही कहा, माँ गंगा ने बुलाया है और
वहीं से उन्होंने अपनी केंद्रीय पारी शुरू की और उस तब से लेकर के आज तक चले आ रहे हैं। और उसी शैली में, जिस शैली में अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल सीधे जनता से संवाद करते हैं, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जनता से जुड़ते हैं। उनके बीच में कोई नहीं होता है, ना वो संगठन है जरूर उनके पीछे, लेकिन वो सीधे संवाद करते हैं और वही शैली अरविंद केजरीवाल की है। आपको याद होगा, जब किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन 3 महीने पहले आज से नरेंद्र केजरीवाल ने पूरी तैयारी कर ली थी और उन्होंने दिल्ली की जनता के बीच हर घर में बैठ करके हर घर से संवाद किया था, हर घर में पत्र भेजे थे कि अगर ईडी मुझे गिरफ्तार करे तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल ने तब तैयारी कर ली थी जब कोई सोच भी नहीं सकता था। तब लोग सिर्फ इस बात की चर्चा कर रहे थे कि तमाम सारे नेता जेल गए हैं। अरविंद केजरीवाल को सम्मन भी अक्टूबर से जाना शुरू हुआ। उसके पहले से ही अरविंद केजरीवाल ने जनता के लोगों से राय लेनी शुरू कर दी थी कि आखिर उन्हें क्या करना है। यानी कि वो जनता से सीधे इंटरेक्ट करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, क्योंकि वो जानते हैं जनता ही सिरमौर है। और ये पहला मौका नहीं है। आपको याद होगा, जब अरविंद केजरीवाल चुनाव में गए दिल्ली की, तब उन्होंने जनता से सीधे संवाद किया। जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने जनता से सीधे संवाद किया। वो किसी भी मुद्दे पर जाते हैं। आपको वो दिन भी याद होगा जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के बाद भी धरने पर बैठे थे। अरविंद केजरीवाल एलजी के खिलाफ भी धरना कर चुके। अरविंद केजरीवाल लगातार आंदोलन की राजनीति से निकले हैं। उनको पता है कि सत्ता में किस तरह से जगह बनाई जा सकती है, क्योंकि आंदोलन से निकला व्यक्ति छोटे मोटे चीज़ों से या मुसीबतों से व्यथित नहीं होता है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल आज इतिहास रचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज तक राजनीति में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जिसने गिरफ्तार होने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न दिया हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल कोई सड़क से उठ करके आया हुआ नेता नहीं है। वो आईआरएस है, उसको पता है, कानून का जानकारी है, संविधान की जानकारी है, और तो और उसे अपने कानूनों के अधिकारों का किस तरह से फायदा लेना है, यह भी अरविंद केजरीवाल को भली भांति मालूम है। दोनों नेताओं की तुलना करें तो दोनों नेता सीधे सीधे जनता से संवाद करते हैं और इसीलिए उनको पता है कि जनता ही सब कुछ करेगी। इसीलिए वो जनता के साथ जुड़े हुए हैं। और जब जनता ने उनको बताया कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना है और वो जेल से रह करके सरकार चला सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, दोनों सीधे जनता से जुड़ते हैं और दोनों जनता की बातों को ही अमल में लाते हैं। आपको बता दूं कि दोनों के बीच में एक और समानता है। दोनों नेता जमकर झूठ बोलते हैं और दोनों के नेताओं पर जनता आंख बंद करके भरोसा करती है। जनता को जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी देते हैं और उनकी गारंटी पर जनता आंख बंद करके भरोसा करती है, ठीक वही काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करते हैं। लाख चाहने के बावजूद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश पर कब्जा करके बैठे हैं, हर कोई सियासी दल में ऐसी क्षमता नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी का क्षमता का सामना कर सके। वो केजरीवाल को नहीं हरा पा रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी के चुनावों पर भी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हो, वहां पर भी भाजपा नहीं जीत पाई। हालांकि बेईमानी करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो वहां सामना किससे हो रहा था? अरविंद केजरीवाल के। यानी कि आप देखें, जब जब नरेंद्र मोदी का सामना अरविंद केजरीवाल से होता है, तब तब अरविंद केजरीवाल आगे आते हैं और नरेंद्र मोदी पीछे जाते हैं। आपको याद कर लिए, चाहे वो दिल्ली एमसीडी का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो, यानी कि चंडीगढ़ में चुनाव हो, और इस बार तो गुजरात के चुनाव में भी उन्होंने अच्छी खासी लड़ाई लड़ने की कोशिश की। बात दूसरी है कि वहाँ उन्होंने पूरी ताकत नहीं लगाई अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन चंडीगढ़ में पूरी तरह से लड़े और अब पंजाब में पूरी तरह से लड़े, और यहाँ से अब जो है दिल्ली में भी पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल का कब्जा है। और नरेंद्र मोदी लाख चाहने के बावजूद वहाँ से विधानसभा के चुनावों से अरविंद केजरीवाल को पीछे हटाने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। इसी के चलते आपको याद होगा, भले आज लोग कहें कि ये जो है एक साजिश है, एक अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की, विपक्ष को ख़त्म करने की, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। दूसरे तरीके से देखने का कारण ये है कि आपको याद होगा, अक्टूबर से अरविंद केजरीवाल को सम्मन दिए जा रहे थे। उसके तभी से उन्होंने दिल्ली की जनता से राय लेना शुरू कर दिया। यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
यानी कि 6 महीने का समय हो गया और अरविंद केजरीवाल सम्मन को टालते चले गए। उन्हें अच्छी तरह पता था, भली-भाँति पता था, निश्चित रूप से पता था कि एक दिन उन्हें जेल जाना है, लेकिन वो इस समय को खींच रहे थे। वो इस समय को खींचते-खींचते चाह रहे थे कि ये वो समय हो, जब चुनाव का समय हो, क्योंकि उन्हें भी पता था कि उन्हें जेल जाना है, उन्हें ईडी के पास जाना है, उन्हें रिमांड पर जाएगा, सब कुछ उन्हें भली-भाँति पता है। इसी की वो तैयारी करके गए हैं और इसी की तैयारी के चलते जब कोई आप किसी काम का बड़ा होमवर्क करिए, तो उसका परिणाम अच्छे ही मिलते हैं। अरविंद केजरीवाल ने उसके बड़ा होमवर्क किया है और वो लगातार 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं कि अगर वो जेल जाएँगे तो क्या करना होगा, उनकी पार्टी को किस तरह से खड़ा करना होगा, संगठन को किस तरह से खड़ा करना होगा। आज वो हर स्थिति से पूरी तरह से बेफ़िक्र हैं और इसी के चलते उन्होंने कहा कि जब मैं जेल से सरकार चलाऊँगा, यानी उन्हें पता है कि किस तरह से क्या करना है। उनके पास मुखौटे के रूप में उनकी पत्नी हैं सुनीता केजरीवाल, वो एक एक बैकअप भी तैयार कर रहे हैं और अगर उनको सरकार को कुर्बान करना पड़ा, क्योंकि अगर संवैधानिक संकट खड़ा होता है, तो दिल्ली के एलजी से अरविंद केजरीवाल के किस तरह के संबंध हैं, ये पूरा देश जानता है। ऐसे में उनकी सरकार को बर्खास्त भी किया जा सकता है, उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल लाभ लेने की स्थिति में ही रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से चीज़ों को समेट रहे हैं, यानी कि उन्हें पता था चुनाव के समय जब ये समय होगा, उस समय अगर मैं जेल में जाऊँगा तो मुझे उसका लाभ मिलेगा। इसीलिए आपने देखा वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली क्योंकि उन्हें भी पता था कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई बहुत राहत नहीं मिलेगी। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जा कर के अपने प्रति जो सिम्पैथी थी उसको ख़त्म कर लेते और ये कहे भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देती कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बात नहीं मानी, यानी कि वो गलत हैं। इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, सिर्फ हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। हाई कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए ये है कि ताकि जनता के बीच ये संदेश न जाए कि वो न्यायिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी इसका परिणाम पूरी तरह से पता है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो अब दरअसल 2024 का चुनाव करीब आ रहा है। ऐसे में विपक्ष के पास कोई नेता ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टकरा सके। आप पूरे देश में देख लीजिए, कोई एक ऐसा नेता नहीं होगा जिसके अंदर इतनी जीवट शैली हो, जो केजरीवाल से के सरीखी हो। कोई ऐसा नहीं है जो आंदोलन की राजनीति से निकला है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है, वो एक नेता है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के अंदर भी सांगठनिक क्षमता नहीं है, वो अपने सहयोगियों को नहीं संभाल पाते हैं। जो सहयोगी छोटे-छोटे दल उनके साथ थे, वो भी उनसे छिटक कर खड़े हो गए हैं। चाहे वो अनुप्रिया पटेल हों, चाहे वो कृष्णा पटेल हों, चाहे पल्लवी पटेल हों, चाहे अब संजय निषाद हों, यानी छोटे-छोटे नेता जिनकी 2-2 3-3 सीट की हैसियत है, वो भी उनको आँख दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव अपने लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें संगठन चलाने की शक्ति का एहसास नहीं है, ना वो जानते हैं कि उनकी ताकत क्या है। वो ड्राइंग रूम में बैठकर और एक्स पर बैठ कर के राजनीति करते हैं, लेकिन सड़क पे उतरने की शैली किसी के पास है तो अरविंद केजरीवाल की है। इसीलिए आप देख लीजिए कि जो पूरे देश में विपक्ष कभी केजरीवाल को पानी पी करके कांग्रेस उल्टा-सीधा बोलती थी, वही कांग्रेस आज केजरीवाल के पीछे आकर के खड़ी हो गई है। चाहे वो साउथ की पार्टियाँ हों, चाहे वो नॉर्थ की पार्टियाँ हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, हर दल आज केजरीवाल के पीछे खड़ा है क्योंकि उसको मालूम है कि ये वो शक्ति है जो केजरीवाल से टकरा सकती है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें 400 पार का जो आंकड़ा है, वो इस चुनाव में केजरीवाल के प्रकरण के चलते इस पर पलीता लगना बिल्कुल तय है। मैं ये नहीं कह रहा कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएँगे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि विपक्ष की सरकार बन जाएगी, लेकिन इस चुनाव के चलते दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों में, हरियाणा में, पंजाब में इस तरह के क्षेत्र हैं, वहाँ पर एक अच्छा खासा स्पेस विपक्ष के पास हो सकता है, अगर विपक्ष इसको लगातार मुद्दा बनाए रखता है तो। हालाँकि आम आदमी पार्टी ने 31 मार्च को एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम का ऐलान किया है और वो रैली करने जा रहे हैं, जिस पे संयुक्त विपक्ष एक साथ आकर के खड़ा होगा और केजरीवाल इस मुद्दे को गरमाए रखना चाहते हैं क्योंकि अब चुनाव बहुत दूर नहीं है। 2 महीने का चुनाव है, बात दूसरी है कि चुनाव इस बार थोड़ा लंबा है, लेकिन ये